हर कहानी की शुरुआत होती है किसी न किसी घटना के अंत के साथ, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किसी भी देश को चलाने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स। और आज बारी है नंबर 3 की, यानी पॉलिटिक्स की। भले ही इंडिया से अब वो समय चला गया जब रीजनल पार्टीज़ का रुतबा हुआ करता था कि जिधर रीजनल पार्टीज़ ने कदम रख दे उधर पॉलिटिक्स का ताज वगैरह चला आता था। जब इंडिया की पॉलिटिक्स नेशनल पार्टीज़ के नेता नहीं बल्कि रीजनल पार्टीज़ के लीडर संभाल रहे थे। और साल 1989 से 2014 इंडियन पॉलिटिक्स के वो 25 साल जब रीजनल पार्टीज़ ताश के पत्तों का बादशाह हुआ करता था। तो आइए जानते हैं रीजनल पार्टीज़ अ गेम चेंजर ऑफ पॉलिटिक्स के सुनहरे 25 साल के इतिहास को इस वीडियो में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऐसी चीज़ है जो उस देश की डेमोक्रेसी को डिफाइन करती है। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसको सिंपल टर्म में डिफाइन करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द ग्रुप ऑफ पीपल की वो एजेंसी है जो सोसाइटी के साथ मिलकर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स या छोटे बड़े इश्यूज़ को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली वो प्लेस है जहाँ या तो गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है या फिर अपोजिशन। और उसी तरह इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। और इस चीज़ को हम हर दिन देख सकते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर कितने आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, हर दिन कोई नया बवाल। अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर 2000 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती है, जिसमें 8 नेशनल पार्टीज़ तो 50 से ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ और बाकी और छोटी बड़ी पार्टीज़। अब इंडिया की 8 नेशनल पार्टीज़ को तो हर कोई जानता होगा, अगर नहीं जानते तो ये रही वो 7 नेशनल पार्टीज़ की लिस्ट। आपको कमेंट बॉक्स में गेस करना है कि 8वीं नेशनल पार्टी कौन सी है और कब बनी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मेन टॉपिक रीजनल पार्टीज़ के सुनहरे 25 सालों की, जब रीजनल पार्टीज़ आर द किंग मेकर ऑफ गवर्नमेंट। हम में से सभी लोगों को लगता है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज़ आज के समय इंडिया में मौजूद है वो सारी पार्टीज़ इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद बनी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जिसे 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और इस पार्टी को फॉर्म करने का मेन प्रोस्पेक्टिव था उस समय हो रहे पंजाब के डिवीज़न को रोकना। और ये एक रिलीजियस पार्टी थी जिसे सिख कम्युनिटी द्वारा बनाया गया था। ईयर 1967 इंडिया के जनरल इलेक्शन का वो साल था जब 1949 में बनी पार्टी डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में अपनी पार्टी को मेजोरिटी में लाने में सक्सेसफुल रहती है। और सीएम अन्नादुराई तमिलनाडु के पहले ऐसे सीएम थे जो नॉन कांग्रेस थे, और ये डीएमके के लिए बहुत बड़ी जीत थी। इस सक्सेस के बाद डीएमके अपने 5 साल के टेन्योर में बहुत सारे बदलाव करती है। और ईयर 1972 में डीएमके का डिवीज़न AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम की एक और रीजनल पार्टी में हो जाती है। और इस पार्टी को फॉर्म किया गया था बाय फेमस तमिल एक्टर MG चंद्रन। और इंटरेस्टिंगली तब से लेकर अब तक दोनों ही पार्टी अल्टरनेटिंगली तमिलनाडु को डोमिनेट कर रही है। ये तो थी कहानी एक रीजनल पार्टी की एक पर्टिकुलर स्टेट में जो वो मजबूत पकड़ के साथ आ चुकी थी। लेकिन इस समय के बाद इंडिया को काफ़ी बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा है। जैसे 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो 1975 में नेशनल इमरजेंसी, और फाइनली 1989 में बोफोर्स स्कीम। इसी बीच 1984 में बीजेपी भी जनरल इलेक्शन में अपने कदम रख चुकी थी। अगर आपको भी बीजेपी की हिस्ट्री को जानने में कोई दिलचस्पी है तो आप उसे जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हूँ। चलिए वापस आते हैं रीजनल पार्टीज़ की। देश में समय के साथ साथ रीजनल पार्टीज़ की नंबरिंग और भी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। फिर साल आता है 1989 का, यानी इंडिया के 9वें लोकसभा इलेक्शन का। और ये इलेक्शन पूरे देश में एक साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला था। वो 1989 का लोकसभा इलेक्शन ही था जिसने रीजनल पार्टीज़ की असली पहचान कराई थी। ये वही इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा वोट शेयर पाई, लेकिन बावजूद इसके सरकार न बना सकी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को पूर्ण रूप से सत्ता में बिठा दिया गया। लेकिन अपने 5 साल के टेन्योर में राजीव गांधी वाली कांग्रेस पार्टी बोफोर्स स्कीम से लेकर LTTE और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच सिविल वॉर तक कई और राजनीतिक मुद्दों पर राजीव गांधी बुरी तरह से गिर चुके थे। और उनके कार्यकाल में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का पद संभालने वाले VP सिंह उनके कट्टर तरीके से आलोचनाएं करने लग गए।
और अब कांग्रेस की सारी अपोजिशन पार्टी किसी भी तरीके से कांग्रेस को हटाने की भरकस कोशिश करने लगी और अब बीजेपी भी अपना सेकंड इलेक्शन लड़ रही थी। 17 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन की डेट को अनाउंस कर दिया जाता है। लोकसभा इलेक्शन तो होना था 543 सीट्स पर, लेकिन 18 सीट्स को पोस्टपोन कर दिया जाता है और टोटल मिलाकर 525 सीट्स पर ही लोकसभा इलेक्शन होते हैं। और इस इलेक्शन में इंडिया की सारी पार्टी मिलकर लगभग 6000 कैंडिडेट्स को इस इलेक्शन में उतारते हैं। आखिर क्या हाल हुआ इंडिया का इस इलेक्शन के बाद, जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।